पॉइंट क्या है, डेवलपिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मेंस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट को आपस में मिला के एक न्यू प्रोडक्ट की जनरेशन करने में हमेशा खोज में रहते हैं। इनोवेटर के तौर पे काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च कर देते हैं, जिससे कंज्यूमर ना ही कभी फैमिलियर होते हैं और ना ही उन्होंने कभी ये चीज़ें मार्केट में देखी हो। तो ये सब काम होता है एज अ एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आपको हमेशा कुछ नया करना है, अपनी कंपनी को एज अ हमेशा न्यू प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च करते रहना है, जिससे कंज्यूमर ना ही कभी फैमिलियर हो, ना ही कुछ। जैसे अभी देख लो मामा अर्थ वगैरह देख लो, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको फैशन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। बट मामा अर्थ ने क्या करा, मामा अर्थ ने एक नया सोच अपना लिया कि हमें जो भी करना है वो प्रोडक्ट वो क्या होना चाहिए, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब आपको क्या होना चाहिए, केमिकल फ्री होने चाहिए। उन्होंने एक नया अपना सोच रखा अपनी कंपनी के लेके कि उनको हमेशा क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो केमिकल फ्री बनाना है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को नाम दिया कि वो एज ए केमिकल फ्री काम कर रहे हैं। तो जिस वजह से कंज्यूमर को लगा कि ये तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना ही कभी इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट देखा, तो वो चले मामा अर्थ के प्रोडक्ट को लेने लग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये केमिकल फ्री है। क्योंकि सभी को पता है कि केमिकल तो यूज होना ही होना है, पूरे 100% केमिकल फ्री तो होगा ही। फिर भी लोग अब मार्केटिंग करने का सब तरीका होता है, ठीक है। अब देखो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, पहले ही आपको मैंने बता दी है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, चैलेंज एक्सेप्टिंग चैलेंजेस होने चाहिए। एक्सेप्टिंग चैलेंज, आपके अंदर जो भी चैलेंजेस आ रही है उसके बीच में, आपके गोल्स के बीच में, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सको जो कि आपके प्रोडक्ट के या कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो या फ्रूटफुल हो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग होनी चाहिए। पांचवा क्या होना चाहिए, इनोवेशन, हमेशा आप कुछ नए चीजों की खोज में रहो। पांचवा, एक संगठन बनाने की जरूरत है, आपको एक संगठन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एज अ इंडिविजुअल काम कर लो, आपको संगठन की जरूरत पड़ती है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप अपनी कंपनी को अपने तरीके से आप रन करवाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक स्किलफुल मैनेजमेंट, मतलब आपके अंदर एक प्रॉपर स्किलफुल मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, ताकि आप जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, एम्प्लॉय रखा है, उसकी स्किल को आप प्रॉपर तरीके से यूज करो, मैनेज करो और फिर अपनी कंपनी को फ्रूटफुल बनाओ। चौथा, मेकिंग एंटरप्राइज सक्सेस, हमेशा क्या करो, अपने एंटरप्राइज को सक्सेस बनाने की डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर एक डिजायर नहीं होगी कि हाँ हमें सक्सेस करना है, तब तक आप उसकी पाथ नहीं बना पाओगे। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की। उस समय आपको मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब देखो इसकी एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, वो होता है फीचर। इसकी फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या होता है, ठीक है। फीचर्स में सबसे पहला आपको क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक। आपकी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आपके अंदर इकोनॉमिक हैंडलिंग कैपेसिटी आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कि आप एज ए इकोनॉमिकल अगर आप डाउन हो रहे हो तो आप उसको अच्छे से स्टेबल कर सको। तो इकोनॉमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। इट इन्वॉल्व्स एन क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ, हाँ, इसी के इकोनॉमिक के ही इर्द गिर्द आपकी ऑपरेशन जो आप उस पे कंपनी के ऊपर कर रहे हो या कुछ नया कर रहे हो, ये सब चीज किस पे डिपेंड करती है, आपके इकोनॉमिक पे, ठीक है। इकोनॉमिक, अब आप कहोगे कि कैसे इकोनॉमिक पे डिपेंड करती है, तो देखो कुछ भी चीज आप नया करोगे, क्रिएट करोगे या ऑपरेशन करोगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मनी। क्योंकि हमेशा नई चीजों की खोज के लिए आपको जरूरी होता है कि आपके अंदर पैसे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव। हाँ, क्रिएटिव, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव पावर होनी चाहिए, इनोवेटिव पावर होनी चाहिए। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर, ठीक है। इनोवेट, कुछ नया करते रहो हमेशा, कुछ नया। और क्या होना चाहिए, तीसरा फीचर एंटरप्रेन्योरशिप की क्या होती है, पर्पसफुल। ऑब्वियसली पर्पसफुल तो ऑब्वियसली होने से पहले क्या होनी चाहिए, कोई भी चीजें को आप शुरुआत करोगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे या कोई भी चीजें आप नया ट्राई करोगे, तो उसके लिए क्या जरूर, इकोनॉमिक।
ठीक है। उसके बाद हमेशा क्या करते रहो, आपको पैसा लगाते रहो, जितना पैसा लगाओगे आप उतनी ज़्यादा नई चीज़ें करोगे, और जितनी नई चीज़ें करोगे उतना ही आपको पर्पसफुल या फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर के तौर पे उभर के नहीं आ सकते। आपके अंदर पर्पस होनी चाहिए, पर्पस अगर है आपके अंदर तो आप उससे रिलेटेड कुछ नया करोगे। नया करने के लिए इकोनॉमी की जरूरत होती है, तो आपके अंदर तीनों चीजें होनी चाहिए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क बेयरिंग। आपके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लैंडलॉर्ड, ऐसा थोड़ी है कि सबके पास खुद की जमीन होती है। वो लोग क्या कहते हैं, अपने रिस्क पे लेके एक लैंडलॉर्ड से रेंट पे मतलब वो लेते हैं, रेंट पे वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन्वेस्टर को ये होप दिखाते हैं कि हम जो फीचर लेके आ रहे हैं, हम जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उससे 100% 90% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके की रिस्क वो लेते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ये होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे। पांचवी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली आप जब तक आप अकेले थोड़ी कोई काम करोगे, आप तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ पीपल में काम करोगे ना, तो वही आपके लिए क्या जरूरी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद क्या, ह्यूमन रिलेशन। हाँ, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन मतलब ये है कि आपके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, आपको उनसे एक कोऑपरेटिव रिलेशन बना के रखना है। आपको एक प्रॉपर स्किल, हाँ, आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, जिससे आपने जो भी एम्प्लॉय आपने हायर किया है उससे आप एक फ्रूटफुल स्किल आप ले सको, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि हमेशा वन साइडेड सोच नहीं रखना है आपके अंदर। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाह रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनने चाह रहे हो, तो आपकी सोच हर एक डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक साइड ही सोचो। एक साइड सोचने वाले आदमी कभी भी सक्सेस नहीं होते। उन्हें हमेशा ही, मतलब आपको अगर आपने कोई भी कंपनी बनाने के लिए ए प्लान तैयार किया है, तो आपको उसके लिए बी प्लान भी तैयार रखना पड़ेगा कि क्या पता अगर आप ए प्लान फेल हो गया तो हम बी प्लान के बेसिस पे अपनी कंपनी को थोड़ी बहुत ए प्लान के तौर पे तो नहीं, बट हाँ प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आपको क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप सब तरीके से सोच सको। इनोवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमेशा आपको नया करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा नई चीजें ढूंढता है। ओके, मार्केट क्या, कंज्यूमर हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता है। आपको प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, ठीक है। स्किल मतलब कि आपके अंदर ऐसी चीजें हों कि अगर आपको शुरू से शुरुआत करना पड़ जाए, एक ऐसा मतलब फेज आ जाए जहां पर आपको लॉस हो जाए, नुकसान हो गया है, मतलब आपको फिर से शुरू करना है, तो आप क्या करो, आपके अंदर वो पर्पसफुल स्किल होनी चाहिए, ठीक है, कि आप कोई भी चीज करने के लिए आप हमेशा रेडी रहो। ऐसी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, वैल्यू मतलब क्या होता है कि आपको इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग प्रोजेक्ट टू क्या है, फ्रूटन। आप अपनी क्या करो, अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से वैल्यूबल बनाओ ताकि वो आपको जो प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, आपको फ्रूटफुल होनी चाहिए। ओके, ये हो गई। तो ये मैंने आपको ये सब कुछ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है एज अ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ठीक है। अब देखो, एक और टॉपिक में है जो आज अब मैं डिस्कस करूंगी, वो है फेजेस। फेज क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, तो फेज बेसिकली 3 फेज होते हैं, जिसमें पहले क्या होता है, इनिशियल फेज, जिसमें आप क्या करते हो, आपको एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी के बारे में मतलब सर्वे के बेसिस पे आपको बताई जाती है इनिशियल फेज में, ठीक है। आपको मतलब क्या, मतलब आपको रिझाना कहेंगे, नहीं रिझाना नहीं कहेंगे, मतलब आपको समझाया जाता है कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर बन के आप क्या क्या कर सकते हो। देखते हो नहीं है, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर आपको बहुत कुछ बताते हैं कि आप देखो मेरे साथ जुड़ो तो ये काम होगा, ये आप इतना से इतना बिजनेस कर लोगे, आप इतना पैसा कमा लोगे। तो वो आप फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, कैसा पीपीटी दिखाते हैं अपने सर्वे के बेसिस पे। उन्होंने जो सर्वे किया होता है कि देखो हमारे कंपनी में ये लोग हैं, इन्होंने ये कर लिया है, तो वो एज अ सर्वे के बेसिस पे आपको क्या करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज क्या होता है, डेवलपमेंट पे। इसमें आपको क्या की जाती है, आपके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है।
आप ताकि आप उस स्किल को अच्छे से मैनेज करके आप कंपनी को आप फ्रूटफुल रिजल्ट दे सको। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा फेज जो है वो सपोर्ट फेज होता है। सपोर्ट फेज मतलब क्या होता है, आप देखो आपको सबसे पहले बताया गया कि एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको आप कैसे काम करोगे, आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, ये सब आपको बताई जा रही है। दूसरी चीजें आपको क्या बताई जा रही है, आपको डेवलपमेंट, आपके अंदर ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल डेवलप की जा रही है, सब चीज आपको दी जा रही है। अब तीसरा क्या है, सपोर्ट फेज में जो भी चीजें आपको फर्स्ट और सेकंड पेज में बताई गई है उससे बेसिस में आप कंपनी को सपोर्ट करो। ठीक है, एज अ काउंसलर और एज अ असिस्टेंट। ओके, तो यही होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप फेजेस। आपको 3 फेज में काम करना होता है। इनिशियल फेज में जिसमें आपको बताई जाती है सारी चीजें, दूसरा डेवलपमेंट फेज मतलब जिसमें आपको मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें बताई जाती है, तीसरा सपोर्ट फेज जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देना होता है कंपनी को। ठीक है, कंपनी को ऑफ काउंसलिंग एंड असिस्टेंस टू, हाँ, ताकि आप एक नए इंटरप्राइज को मतलब जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट है, जो भी एग्जिस्टिंग पहले से कंपनी चल रही है उसमें आप कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। ठीक है, कुछ आप देखो आपको सब कुछ चीजें सिखाई जा रही है, तो क्यों सिखाई जाएगी, कि ताकि आप बाद में जब वही कंपनी को एक नया फ्रूटफुल रिजल्ट दो, इसलिए तो आपको सिखाई जा रही है ना। तो यही होता है सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज में आपको काम करना पड़ता है ताकि आप क्या करो, कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे सको, कुछ नया करके दिखाओ, ताकि जो भी एंटरप्राइजेस, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बनाई जा रही है, ताकि उसमें कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। ओके, तो ये मैंने आपको फेजेस बता दिए। अब देखो एक और टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगी, वो होती है नीड एंड स्कोप। आई थिंक वीडियो काफी लंबा बन गया है, बट क्या कर सकते हैं, आप लोग जितना अच्छे से समझो उतना बेहतर है। आप 2x के स्पीड में लगा के देख लेना। ठीक है, मेरा काम है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाना अच्छे से। ठीक है, आप देखो नीड एंड स्कोप, इसकी नीड क्या है एंड स्कोप क्या क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या क्या है, स्कोप क्या है। ये क्या करती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, क्लोज सिस्टम जो होती है ना, जो भी एक इंटरप्राइज है उसकी क्लोज सिस्टम को आपको उसकी दायरा को बढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे आपकी कोई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, ठीक है, आपको इसको बढ़ाने का मौका मिलता है। अगर आप ऐसा एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे काम कर रहे हो, तो आप उस पर पैसा लगाओगे, आप उस पर हायरिंग करोगे, आप मैनेजमेंट स्किल्स मतलब डेवलप करोगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम है, जो कि अभी क्लोज छोटे वे में काम कर रही है, छोटे तौर पे काम कर रही है, उसको आपको बढ़ाने का दायरा, उसकी बढ़ाने का मौका मिलता है। ऑब्वियसली आप सब कुछ चीजें अगर बढ़ाओगे, लेवल बढ़ाओगे, कैपिटल बढ़ाओगे, मैनेजमेंट स्किल बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी तो आपको एक्सटेंडेड वे में मिलेगा ना। तो यही कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करते हो, आप एक्सटेंड करते हो, किसको करते हैं, क्लोज सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज। अब देखो ये हो गया। तो दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड जॉब फॉर द सोसाइटी। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, ये सोसाइटी को जॉब प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब होता है, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी कंपनीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के लिए आपको एम्प्लॉय की जरूरत होती है, और एम्प्लॉय कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयर से आएगी। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप एक सोसाइटी को जॉब प्रोवाइड करते हो। इसलिए इसकी क्या है, नीड क्या है आपकी, आप जॉब्स फॉर द सोसाइटी, आप एक सोसाइटी के लिए जॉब्स प्रोवाइड करते हो, जिससे आप क्या बन जाती है, आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है। ओके, आपकी ये एक पॉइंट होगी। तीसरा देखो, तीसरा क्या करते हो, हाँ, मतलब आप क्या करते हो, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड अ लॉट मोर सॉल्यूशन टू द सोसाइटी। मतलब आप एक सोसाइटी के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, ताकि आप क्या कर सको, मतलब बाकी जो भी बिजनेस करते हैं, बाकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड आप कहीं काम कर रहे हो, तो उससे ज्यादा सॉल्यूशन या उससे ज्यादा स्कोप आपको एज अ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मिलती है। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट क्या है, ये सब क्या आपके स्कोप है। ठीक है, स्कोप क्या क्या होती है, स्कोप पहले हमने क्या समझी कि हम एक क्लोज जो भी इंटरप्राइज जो कि अभी क्लोज सिस्टम एज ए यूनिट काम कर रही है, उसको हमको
स्टैंड करने का मौका मिलता है। दूसरा क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं इसमें सोसाइटी के लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कम्युनिटियाँ बनती है। और हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सोसाइटी को बहुत सारे सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि वो अपनी मतलब कि जो भी एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं वो अपने अपने स्किल को मैनेज कर सके, अपनी स्किल जान सके, ऐसी चीज़ें हम क्या करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट द न्यू बिजनेस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द न्यू बिजनेस सेक्टर। देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, एक न्यू बिजनेस को प्रमोट करता है। जैसे मान लो कोई भी एक एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इसको हमको न्यू बिजनेस में कन्वर्ट करने का स्कोप मिलता है एज एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे। ठीक है, कि हम कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एज अ न्यू बिजनेस के तौर पे विथ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके हम उसको न्यू बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो अब हम क्या देखते हैं, तो ये क्या हो गया, चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट क्या हो गया कि हम क्या करते हैं प्रमोट करते हैं न्यू बिजनेस को। ठीक है, प्रमोट करते हैं न्यू बिजनेस को, और प्रोवाइड क्या करते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। हम ये क्या करते हैं न्यू बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ में क्या करते हैं न्यू बिजनेस सेक्टर की तरफ उसको हम ले जाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं न्यू बिजनेस सेक्टर की तरफ इम्प्रूव करते हैं। ये हो गया। ओके, अब देखो अब एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट टॉपिक आज के, नीड क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप की हमने स्कोप देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसकी नीड क्या है। इसकी नीड देखो, पहली क्या होनी, एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या होती है, सबसे पहले आपके अंदर पैशन होनी चाहिए, परसिवरेंस होनी चाहिए, परसिवरेंस आपके अंदर होनी चाहिए, और तीसरा आपके अंदर परसिस्टेंस होनी चाहिए। ये इसकी नीड है। मतलब आपको 3P की फॉर्मूला हमेशा याद रखनी है, जिसमें आपका पहला पैशन, परसिवरेंस, परसिस्टेंस। ओके, अब देखो आप पूछोगे पैशन क्या होता है, तो पैशन एक तरीके का क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन। क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन। ठीक है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल इमोशन। अनकंट्रोलेबल इमोशन क्या है, मतलब अगर आपके अंदर एक पैशन आ गया कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो आप फिर उसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैशन अगर आपके अंदर जनरेट हो गया ना तो वो हाई लेवल का इंट्यूशन होता है कि नहीं मुझे तो करना ही करना है। तो अब हम उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोलेबल इमोशन कहते हैं, जिसको हम विच इज बेस्ड इनटू समथिंग दैट इज हायर टू अचीव देन व्हाट द पर्सन इज कैरिंग विथ हिमसेल्फ। मतलब कि ये एक तरीके का ऐसा अनकंट्रोलेबल इमोशन है कि हमेशा माइंड में हमें ये चलता रहता है, हमें जो अभी मेरे साथ है, जो अभी हम कर रहे हैं उससे हमें ज्यादा करना है, उससे कुछ हायर लेवल पे अचीव करना है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन। अब देखो परसिवरेंस क्या होता है, परसिवरेंस क्या है, ये भी एक तरीके का मैच्योर इमोशन है जो कि आपके अंदर तब डेवलप होती है जब आपके पास बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आ जाए और बहुत सारी एनालिसिस आपके अंदर आ जाए। जब आप बहुत सारी एक्सपीरियंस को आपस में गैदर करते हो तो आपके पास एक एनालिसिस आ जाती है, इसलिए ही हम क्या कहते हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है, एक तरीके का मैच्योर इमोशन है, मैच्योर इमोशन। ठीक है, मैच्योर इमोशन, देखो कोई भी इमोशन, आप कोई भी चीजें आप तब मैच्योर होते हो ना जब आपके अंदर बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आ जाती है। लाइफ देखो 2021 के बाद हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि हमने जो 20 साल में जो भी एक्सपीरियंस हमने ली है उसको हम आपस में जब हम गैदर करते हैं फिर उस पर हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे अंदर एक मैच्योर इमोशन आ जाती है कि नहीं हमने जो करा था वो उस सबको देख के ध्यान में रख के एनालाइज करने के बाद अब हमें इस तरीके का काम करना है जिससे हमको क्या मिल सके, हमें एक एम मिल सके, हमें एक गोल मिल सके। ये होता है परसिवरेंस। अब देखो परसिस्टेंस क्या होता है, परसिस्टेंस मतलब क्या होता है, while persistence is the sail that will row the boat of an entrepreneur through the toughest of climate। मतलब कि परसिस्टेंस मतलब देखो क्या है, इसकी सबसे पहले आप हिंदी मीनिंग जानो कि परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। आपके अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक सोच डेवलप रहनी चाहिए कि आप अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस पर लगे रहो।
क्या करना है आपको, कोई भी काम अगर आपको कर रहे हो तो आपको उस पर लगे रहना है, दृढ़ रहना है। यही होता है परसिस्टेंस। मतलब आप कोई भी काम मतलब कर रहे हो ना, हमें करना है तो करना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ अब रहने देते हैं। जब तक आप गोल नहीं अचीव कर लो तब तक आपको क्या होती है, आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए। तो यही होती है आपकी कि आप कोई भी क्लाइमेट मतलब एज अ एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपके अंदर जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है, सर्कमस्टांसेस आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो सब से आपको लड़ने की आपके अंदर एक दृढ़ पावर होनी चाहिए, परसिस्टेंस। इसे ही हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब देखो, अब एक लाइन दूसरी देखो, ये हो गई। अब दूसरा क्या होता है, बिग ड्रीम। हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा बिग ड्रीम देखना है, क्योंकि अगर आप छोटा ड्रीम देखोगे तो आप छोटा पार्ट डिसाइड करोगे, छोटी चीजें करोगे। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, बड़ा सोचना है। अगर आप कुछ बड़ा सोचते हो ना तो आपकी जो पाथ जो होती है वो भी स्ट्रांग होती है, वो भी आपकी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और आपकी जो परसिस्टेंस लेवल होती है ना वो भी हाई होती है, हाई हो जाती है, हाई परसिस्टेंस लेवल, हाई परसिस्टेंस लेवल। ये भी आपकी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा क्या रखना है, हमेशा बड़ा सोचना है, ठीक है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग आपको सीखने के लिए कोई भी एज की जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ इसी एज तक सीखना है। हाँ, टाटा बिरला अंबानी जो भी लोग हैं वो अभी भी कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सक्सेस के लिए। हाँ, आपको अगर सक्सेस करना है, सक्सेस लेना है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। और नया अगर आप सीखोगे तभी आपके अंदर एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपके अंदर आएगी, ठीक है। इसलिए आपको वो भी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको कुछ नया सीखते रहना है, ठीक है। चौथा क्या होता है, आपको गुड लिसनर। हमेशा देखो, कितने लोग ये होते हैं ना, अपनी बातें खाली कह रहे होते हैं, सामने के वाले सुनते ही नहीं है। और देखो, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, एंटरप्रेन्योर जो रियल आप कहते हैं कि जो जिनके अंदर माइंड होता है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो वो सभी लोगों को सुनते हैं। कि वो उनका ये सोच रहता है ना कि उनको पता रहता है कि करना उनको अपने मन से ही है, बट उनको सुनना ये रहता है कि जो जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है, तो वो उन्होंने कुछ गलतियां की होगी या कुछ अच्छा किया होगा या कुछ नया किया होगा। तो आपके आपके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों की सुनो। जब तक आप दूसरों की नहीं सुनोगे आप अपना खुद का सही नहीं कर सकते, ये बात मान लो। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आपको गुड लिसनर कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ability to contribute will come once we have abundance in ourselves and this comes by absorbing the words of others। देखो, हमारे अंदर कुछ अच्छा करने की चाह या कुछ बड़ा करने की चाह तब आती है जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। आपको क्या होता है, गुड लिसनर बनना है। पांचवा, फाइनेंसिंग प्रॉपर्टी पार्टनर। आपके पास एक फाइनेंसर, अच्छा फाइनेंसर होना चाहिए। हाँ, ताकि आप जो भी कंपनी लगाओगे, ऐसा तो नहीं है कि जो भी इतने बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं वो खुद का ही पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास एक फाइनेंसिंग पार्टनर होता है, ठीक है। आपको उनके साथ हमेशा रिलेशन अच्छा रखना है ताकि वो आपके नए बिजनेस जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको समझ सके और उसके बाद उसमें वो आपको पैसा लगा सके, ठीक है। तो आपके एक फाइनेंसिंग पार्टनर आपको अच्छा होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझे होंगे जो भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, मैंने अपने तरफ से 100% दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो ऑब्वियसली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेस्ट ऑफ लक। मैं इसी तरीके से आज इतना ही रखूंगा। पार्ट 2 जो है इसका एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी और ट्रेड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।